ना। तो ऐसे सॉल्यूट थे जो हमने पढ़े, जो कि क्या होते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ऐसे सॉल्यूट पढ़े, मतलब जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, है ना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिनको कि जैसे वाटर में डालो तो डिसोसिएट हो, जैसे NaCl, है ना, वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, K2SO4 वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। Na2SO4 ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना, उनके पार्टिकल मिलके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए टोटल इफेक्टिव पार्टिकल उनके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस केस में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ जाएंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। जैसे यूरिया, है ना, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, यूरिया, ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला खैर यही होता है ना, सुक्रोज, C12H22O11, सुक्रोज, है ना, या इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, CH2OH। ठीक है, तो ये सब कैसे थे, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। इनके सॉल्यूशन बनाने पर, विशेषकर वाटर में जब हम डालेंगे इनको, तो ये डिसोसिएट या एसोसिएट कुछ भी नहीं होते ना, ऐसे ही रहते हैं, जैसा डाला वैसे ही। इनके 100 पार्टिकल डाले तो 100 पार्टिकल ही रहेंगे, ना तो वो मिल के कम होंगे, ना वो डिसोसिएट होके बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है ना, तो इनको बोलते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं। तो डिसोसिएट होने वाले उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। जैसे NaCl, NaCl क्या होगा, वाटर में डालने पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना लेगा। Na2SO4, है ना, इसको वाटर में डालेंगे तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, ये बन जाएगा K2SO4, है ना। इससे भी क्या हो जाएगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव बन जाएगा। या और भी इस टाइप के भी कंपाउंड होते हैं, K4FeCN6, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। इसको वाटर में डालेंगे तो ये 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 निगेटिव, ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो ये सभी क्या हुए, डिसोसिएट हुए। तो अब यदि मान लो इसके एक पार्टिकल डालते तो 2 हो जाते, या 1 मोल डालते तो 2 मोल हो जाएंगे, है ना। इसके 1 मोल डालोगे तो 3 मोल हो जाएंगे, 2 + 1, है ना। इसमें 5 मोल हो जाएंगे, 4 इसके 1 इसका। तो ऐसे ये सब क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और हमको पता है कि हमारी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो हमने इनका डाला तो 1 मोल था और हो गया 2 मोल, तो इसलिए क्या होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाएंगे, चेंजेस आएंगे, है ना। वो प्रॉपर्टी NaCl की नहीं रह जाएगी, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के डिसोसिएट होने के बाद का आएगा। ठीक है, और हमेशा वही आएगा क्योंकि वो डिसोसिएट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में वो वाली सब प्रॉपर्टीज, वो वाले सब क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उन रिजल्ट को रख के यदि मान लो हमने मोलर मास निकाला उन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को, तो वो मोलर मास भी गलत आएंगे, वो इनके नहीं आएंगे, है ना, गलत आने लग जाएंगे। जैसे इस केस में हाफ आने लग जाएगा, है ना, इस केस में 1/3 आने लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जितना NaCl का होता है उसका हाफ आएगा यदि हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, डबल हो गए। ठीक है, तो ऐसे, या फिर मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे ये होता है बेंजोइक एसिड, है ना, इसको यदि हम बेंजीन में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, मतलब इसके दो 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 मॉलिक्यूल मिलके एक हो जाते हैं।
है ना। तो देखो ये क्या हो गए, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, पहले से आधे रह गए, तो फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आधी आएंगी। जैसे इसका 1 मोल डालने पर मान लो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है 2, है ना, कुछ भी मान लिया 2 डिग्री आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 1 मोल डालेंगे तो 1 मोल का हाफ मोल ही रह जाएगा, क्योंकि दो दो पार्टिकल मिलके एक हो गए। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो 2/1 मतलब 2/2 1 ही आ जाएगा। और यदि उसकी जगह इसका 1 मोल डाल देते तो क्या आंसर आ जाता, डबल आता, 4 आ जाता आंसर, है ना। इसमें 2 आ रहा है, सेम इसका 1 मोल डालने पर यदि 2 आ रहा है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें 1 आ जाएगा और इस केस में 4 आ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाए, इसमें पार्टिकल डबल हो गए, है ना। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, या जितने कम हो जाएंगे उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन और इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ये वालों को छोड़ के यदि हमने ऐसे सॉल्यूट डाले तो हमारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी जगह क्या आएगी, अलग आएगी। क्यों, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो है ना, यही चीज हमको समझना है कि इसमें क्यों चेंज आया, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, डिसोसिएट हो गए, यहां पे क्या हो गया, एसोसिएट हो गए, ठीक है। तो ड्यू टू एसोसिएशन या ड्यू टू डिसोसिएशन, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, दैट्स व्हाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस, ठीक है। हाँ तो देखो, है ना, ये ऐसा ऐसा लिख भी लो, है ना, कि व्हेन अ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट, व्हेन अ सॉल्यूट dissociates or associate, है ना, in a solvent, then the value of colligative properties, then the value of colligative property is other than expected, ना, या अदर देन थेरोटिकल, जो थेरोटिकली होनी चाहिए उसकी जगह अलग आएगी, मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थेरोटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट आएगी ना। सो द एक्स, है ना, सो द ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज अदर देन एक्सपेक्टेड और थेरोटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। थेरोटिकल मतलब जो उन फॉर्मूले में रख के हम निकालते वो, बिकॉज देखो क्यों आएगी ऐसी, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, है ना, जो हमने डाले हैं उससे चेंज हो गए, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, आइदर दे डिसोसिएट और एसोसिएट, है ना, तो दोनों में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और यदि उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को रख के हम मोलर मास निकालें तो वो मोलर मास भी क्या आएगा, गलत आएगा, है ना, आएगा ना गलत, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो गई, जो होना चाहिए थी NaCl की जो होना चाहिए थी वो आई नहीं, है ना, ये इनके डिसोसिएट होने के कारण कुछ और आ गई, तो जब हम उसको उस वैल्यू को रख के हम क्या निकालेंगे, NaCl का मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो ऐसे गलत मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। हाँ तो अब ये एक वर्ड लिखो, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि हाँ, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट calculated by the experimental colligative property, experimental colligative properties
is wrong है ना in case of a solute which associate or dissociate. In case of solute which associate or dissociate, है ना, जो solute associate या dissociate होते हैं उस केस में यदि हम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालेंगे, ये जो हमने फॉर्मूले थे हमारे साथ, है ना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी या पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना, इनसे करके निकालेंगे तो हमारा मोलर मास क्या आएगा, गलत आएगा. दिस रॉन्ग मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. इस रॉन्ग वाले को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं. ठीक है, तो देखो ये आए ना समझ में कि मोलर मास गलत क्यों आया, है ना, इसलिए गलत आया क्योंकि वो सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया, तो उसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए ना, इसलिए वो ऐसा है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल उसके कारण क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहे. ठीक है, तो और अब उसको रख के, उस वैल्यू को रख के यदि हम जो नॉर्मल हमने फॉर्मूले बनाए अभी तक, यदि हम उसमें रखकर उसको वो निकालेंगे मोलर मास तो गलत आएगा. इसका मतलब उन फॉर्मूले में हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा तब जाके वो सही आए. ठीक है ना. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, है ना, वेंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा. यदि वो फैक्टर्स हम निकाल लें और उन फॉर्मूले में वो मल्टीप्लाई कर दे तो फिर आंसर फिर से हमारे क्या आने लग जाएंगे, सही आने लग जाएंगे, है ना. और उस फैक्टर को क्या बोलेंगे हम, वेंट हॉफ्स फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर. ठीक है, आई स्मॉल आई. ठीक, वेंट हॉफ फैक्टर स्मॉल आई. ठीक है, अब वेंट हॉफ ने क्या बताया कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू है ना नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. देखो एबनॉर्मल मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉर्मूले में रख के, नॉर्मल फॉर्मूले में रख के निकाला गया, है ना, मतलब जो अभी तक हमने फॉर्मूले रखे उसमें रख के निकाला गया. तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है, इस रेशो को क्या बोलते हैं हम, आई. ठीक है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में आप देखना जितने भी फॉर्मूले देखोगे उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे से इनवर्स रिलेट हो रहे ना. जैसे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. तो देखो ये मोलर मास और ये डेल्टा टी एफ एक दूसरे से इनवर्स रिलेटेड है ना. ठीक है, डेल्टा टीबी में देखोगे तब भी ऐसे ही होगा. पाई इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एन बी बाय, है ना, एन बी, है ना, आर टी था, एन बी इंटू आर टी होता है, और एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम एम बी इंटू आर टी. तो देखो यहां भी पाई और ये इनवर्स रिलेट हो रहे सभी में, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में. यदि मोलर मास ज्यादा है ना, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब पाई की वैल्यू ज्यादा है तो मोलर मास हमारा कम आएगा, है ना, मतलब जो होना चाहिए उससे ज्यादा यदि पाई की वैल्यू आई तो मोलर मास हमारा कम आएगा. ठीक है, या पाई की वैल्यू कम आई तो मोलर मास ज्यादा आएगा. ठीक है, ऐसा तो इनवर्स रिलेटेड. इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, है ना. नॉर्मल मोलर मास मतलब थेरोटिकल मोलर मास, जैसे NaCl का Na और Cl का जोड़ दो. ठीक है, C6H5COH में इन सब का जोड़ के निकाल वो नॉर्मल, और एसोसिएट डिसोसिएट के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला उसको एबनॉर्मल बोलेंगे. ठीक है, तो नॉर्मल मतलब थेरोटिकल. तो यहां पर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मतलब जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब उसकी वैल्यू ना, जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली हमने इंस्ट्रूमेंट से, उससे अपॉन थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना। हाँ, थेरोटिकल ऑब्जर्व में एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो गलत आएगी है ना, जो एक्सपेरिमेंट से आएगी वो गलत वाली आएगी क्योंकि ये डिसोसिएट हो चुका है ना। तो ऑब्जर्व मतलब एबनॉर्मल वाली, इसलिए ये उल्टी आ गई, एबनॉर्मल मोलर मास जिससे निकला हुआ है ना, ऐसे, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेटेड होता है। और थेरोटिकल मतलब जो अभी तक हम निकाल रहे थे फॉर्मूले से, वो थेरोटिकल। ठीक है, तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। और इसके अलावा एक और तरीके से ये आई निकलता है, आई इज इक्वल टू, कभी कभी तो कॉम्पिटिटिव में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना। बाद में कितने हो गए अपॉन पहले ना, इस रेशो को भी हम क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू देखो ये 3 टाइप से ऐसे निकल सकती। ठीक है, अब जैसे मान लो NaCl, जैसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, मतलब जिनमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली डिसोसिएटेड ना, जो कंप्लीट डिसोसिएट होंगे। जैसे मान लो NaCl, NaCl लगभग जितना डालेंगे पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, काय में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखो पहले कितने पार्टिकल था, 1, है ना, बाद में कितने हो गए, 2, और ये 1 मतलब पहले ये 1 था तब ये 0 0 थे। अब हमको पता है ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, ये 0 बच गया, ये दोनों 1 1 हो गए, है ना, क्योंकि इससे एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 + 1 2, और बिफोर कितने थे, 1। तो देखो इसका आई कितना आ जाएगा, 2/1, है ना। आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, आफ्टर कितने हो गए, 1 + 1 2, और बिफोर सिर्फ 1 ही थे, तो NaCl का आई कितना आ गया, 2। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, है ना, उनके तो आई वही आ जाते हैं जितने आयंस में वो डिसोसिएट होते हैं, है ना, वही क्या आ जाते हैं, उनके आई आ जाते हैं। ठीक है, जैसे K2SO4, है ना, हमने इसका एग्जाम्पल K2SO4, तो K2SO4 क्या होगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव में डिसोसिएट होगा। मतलब कितने पार्टिकल में, पहले 1 था तब ये 0 0 थे, अब ये पूरा खत्म हो गया और ये K के 2 बन गए, SO4 का 1 बन गया, मतलब 3 बन गया। देखो ये 3 में डिसोसिएट हुए, 2 + 1, है ना, तो इसका आई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो स्ट्रांग होते हैं, जो पूरे पूरे डिसोसिएट होते हैं, है ना, उनके केस में आई क्या आ जाता है, सीधे सीधे वो आ जाता है ना, जितने में डिसोसिएट हुए। ठीक, तो आप Na2SO4, है ना, उसका 3 हो जाएगा, NaCl इसका 2 हो जाएगा, KCl उसका 2 हो जाएगा। ठीक है, वो K4FeCN6 लिखा था उसका 5 हो जाएगा, 4K बनते हैं उससे, और एक FeCN6 पूरा बनता है ना, उसका भी लिख लो, K4FeCN6 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रांग होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके तो क्या हो जाते हैं,
वो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाते हैं उतने ही उनका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन जो वीक होंगे है ना, वो पूरे पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे, है ना, कि इसका 1 डाला तो ये पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। वीक में किस पे डिपेंड करेगा, जो हमने लास्ट ईयर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। इस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कि कितना डिसोसिएट होता है। ये तो पूरे पूरे हो जाते हैं, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहती है, 1 रहती है ना। अल्फा क्या रहता है इनका, 1 रहता है। तो उस केस में जितने आयंस बनेंगे है ना, उतने में ही क्या हो जाएगा, वो उसका ही क्या हो जाएगा, आई फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ के नोट भी कर लो, KCl NaCl, है ना, आप खुद भी निकाल सकते हो डिसोसिएट करके, है ना। जनरली जो अल्कली मेटल वाले ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, या अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो उनमें तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा, यदि ये अल्फा है, ठीक है, और कितने में डिसोसिएट हो रहे हैं, ये n में डिसोसिएट हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, जैसे NaCl ने कितने बनाए थे, 2, तो NaCl का वो कितना हो जाता है, कितने आयन में डिसोसिएट हुआ, 2 में, लेकिन वही उसका आई हो गया, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 1 है ना। लेकिन है ना, इसके एक मॉलिक्यूल ने मान लो कितने बनाए, n बनाए, तो इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, आई और अल्फा में, आई इज इक्वल, अल्फा इक्वल टू I - 1 अपॉन n - 1, है ना। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन विच 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे कि मान लो हमारा है NH4OH, है ना, तो NH4OH कितने में डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, तो इसका n कितना आ गया, 2, है ना, कितने में डिसोसिएट हुआ, 1 + 1, इसका एक मॉलिक्यूल, n क्या आ गया, 2 आ गया। अब अल्फा जो भी हो, है ना, उसकी वैल्यू रख देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो आपको गिवन होगी, या किसी तरीके से आपके कुछ फॉर्मूले भी आने चाहिए, है ना। एक तो क्या था, अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट में एक रिलेशन था, है ना, क्या था, K = C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। K को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और या फिर अल्फा इक्वल टू, हमने नीचे से अल्फा को निग्लेक्ट कर दिया था, तो √K अपॉन या K अपॉन C आ गया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूले काम में आएंगे, आपको अल्फा निकाल, C क्या है यहाँ पे, मोलेरिटी, C इज द मोलेरिटी, ठीक है, C मोलेरिटी। अब देखो स्ट्रॉन्ग के केस में अल्फा क्या होता है, 1, तो अब अल्फा की जगह यदि 1 रखा स्ट्रॉन्ग में NaCl, तो देखो क्या आ जाएगा, n - 1 इधर आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो I = n हो गया। देखो हो गया था ना, कि जितने आयन में डिसोसिएट हुआ था वही उसका I हो गया था ना, NaCl का 2, क्योंकि NaCl और इनके केस में I = n ही रहेगा। NaCl में n कितना होगा, ये कितने में टूटा, 2 में, तो इसका n कितना होगा, 2 होगा, है ना। और अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पुट करा तो 1 = I - 1 अपॉन 2 - 1, तो I = क्या हो गया, 1 + 1 = 2 आ गया। तो इसीलिए हमने उसका लिख लिया था कि जो स्ट्रांग होंगे उसके केस में क्या होता है, I = n, मतलब जितने पार्टिकल में डिसोसिएट होते हैं वही हो जाता है उसका, ना, ठीक है। तो देखो डिसोसिएशन, लेकिन यदि मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो उसके लिए फिर अल्फा होगा, तो तब आपको इस फॉर्मूले से I की वैल्यू मिलेगी, या I से अल्फा मिल जाएगा, जो भी होगा, ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि उन्होंने क्या दिया है।
है ना। लेकिन बहुत सारों में जो स्ट्रांग होते हैं उनमें सीधे सीधे I इक्वल टू एन होता है, और एन क्या होगा, K2SO4 में एन क्या हो जाएगा 3, तो उसका I भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अल्फा उसका क्या होता है 1, 100% डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रांग वालों के लिए अल्फा 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा जिस तरह से हमने वो करा था ये इससे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला, ठीक है, अल्फा के केस में ऐसा आ जाएगा, और उसमें सीधे सीधे आ गया था क्योंकि उसमें पहले वाले तो जीरो ही हो गए थे बाद में। ठीक है, तो देखो ये डिसोसिएशन के केस में ये हो जाएगा, और यदि यही एसोसिएशन के केस में, हाँ ऐसा लिखो, इन केस ऑफ ये दोनों फॉर्मूले भी लिख लेना, ये वाला ना, ये काम में आएंगे अब। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा पिछले साल का कुछ भी काम नहीं आया ना, काफी चीजें इसमें सब में यूज में आती। ठीक है, हाँ अब ऐसा लिखो, इन केस ऑफ एसोसिएशन, ऐसा हो गया, ये एसोसिएशन मतलब ये है ना। एसोसिएशन में आपको ऐसा लिख के आएगा, डायमर बना लिया, ट्राइमर बना लिया, ऐसा। इन केस ऑफ एसोसिएशन, है ना, इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये यदि अल्फा है ना, वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी, ये यदि अल्फा है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। अब देखो यहां n की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, जैसे ये दो मॉलिक्यूल वो हुए, दो ने मिलके एक बना लिया तो N2 हो गया, आपको ये वर्ड नहीं आएगा, आपको ये वर्ड आएगा कि ये डायमर बना रहा है, तो डायमर में n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ट्राइमर बना रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, इट फॉर्म ट्राइमर, तो n इक्वल टू 3, है ना, ऐसा। टेट्रामर तो n इक्वल टू 4, बस इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, है ना। 90% डायमर का ही आएगा, है ना, कि डायमर बनाता है, तो n की जगह 2 रख दो। अब इसमें भी यदि कंप्लीटली डायमराइज हो, ऐसा है, तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो I इक्वल टू 1 अपॉन n हो जाएगा, है ना। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन में आ गया कि कंप्लीटली डायमराइज, तो कंप्लीटली डायमराइज में अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n आ जाएगा। जैसे कंप्लीटली डायमराइज, या डायमराइज में तो सीधे सीधे 1/2 ही हो जाएगा, ट्राइमराइज मतलब 1/3 हो जाएगा, ऐसा है। मतलब जब कंप्लीटली एसोसिएटेड हो, डायमराइज वर्ड गलत था, कंप्लीटली एसोसिएटेड, जैसे वहां कंप्लीटली डिसोसिएटेड था, वैसे यहां कंप्लीटली एसोसिएटेड हो, है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो I के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखो एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ये वर्ड देखो इन लाइनों को भी लिख लो, है ना, कि इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, है ना, जो है ना, कि जो हमारी ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल क्या आएगी, कम होकर आएगी, और मोलर मास क्या आएगा, बढ़ के आएगा, एंड मोलर मास इंक्रीजेस, जो एबनॉर्मल मोलर मास जो आएगा हम निकालेंगे वो बढ़ के आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ, what is the molar mass of benzoic acid in benzene? What is the molar mass of benzoic acid in benzene determined by colligative property? What is the molar mass of benzoic acid in benzene
determined by colligative property when it completely dimerize, when it completely dimerize. यदि नहीं भी दिया है तब भी आपको मानना है कि वो डायमराइज ही हुआ है और कंप्लीटली ही हुआ है, नहीं तो फिर अल्फा देंगे, है ना। तो देखो अब आपकी क्या आएगी, आंसर क्या आएगा, अब वो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड ऐसा बन गया, दो बेंजोइक एसिड के मिलके एक हो गए, मतलब C6H5COOH जो था इससे C6H5COOH होल ट्वाइस बन गया। तो जो भी इसका मोलर मास होगा उसका डबल आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी आएगी और मोलर मास क्या आ जाएगा, डबल, क्योंकि ये पूरा एक हो गया। अब उसको नहीं पता कि ये एक हो चुका है ना, उसको तो लगा कि यही एक पार्टिकल है पूरा इतना बड़ा सा, ठीक है। तो क्या आएगा, अब बेंजोइक एसिड का ऐसे निकालो, 6 × 12 प्लस अच्छा 7 कर लेते, चलो एक और 12 कर दो, प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2, कितना आ रहा है, कितना है, 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 32 122 आया। तो 122 नॉर्मल आता है तो उसका इसमें क्या आएगा, डबल आएगा, मतलब कितना आएगा 244। तो आपका आंसर हो जाएगा 244, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया है, डायमराइज हो गया, दो मॉलिक्यूल मिल गए। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आधी आएगी और मोलर मास की वैल्यू डबल आएगी, ठीक है, क्योंकि अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल एक हो गया। तो देखो आपको आंसर क्या लगाना है, 244, ठीक है, ऐसा आ सकता है, वाटर में नहीं, बेंजीन में, क्योंकि वाटर में तो ये एसिड है, तो वाटर में तो ये थोड़ा डिसोसिएट होगा, एसोसिएट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है, वीक एसिड है, ठीक है, तो वो फिर अल्फा आके फिर हमको पता लगे, ठीक है, आए ना समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या देखो ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ, what is the molar mass of NaCl in water using colligative property। अब इसमें तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं कि कंप्लीटली डिसोसिएट, क्योंकि हमको पता है NaCl होता ही। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl इन वाटर यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, अब हमको पता ही कि NaCl क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ, 2 में, तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, डबल, तो मोलर मास क्या आएगा, आधा, है ना। ऐसे कितना होता है इसका, 23 प्लस 35.5, मतलब कितना होता है 58.5 अपॉन 2, 29.25 ना, ऐसा है, ठीक है, आधा आएगा, सही में आधा आएगा, तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही हम कर रहे हैं, है ना, कि सही में आधा आएगा। यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल के उन फॉर्मूले से मोलर मास निकालोगे तो सही में आधा ही आएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो इससे हमको ये पता लग गया, है ना, कि किस में क्या आएगा। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि यदि मान लो आपने एक मोलरिटी का, है ना, NaCl इन वाटर सॉल्यूशन लिया और एक मोलरिटी का ही यूरिया इन वाटर लिया, तो किसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसमें होगा ज्यादा, NaCl वाले में ज्यादा होगा कि यूरिया वाले में ज्यादा होगा, किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। देखो कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर है, दोनों के 1 मोल है इन 1 लीटर, 1 मोल 1 लीटर में, है ना, तो किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, NaCl में होंगे। NaCl डिसोसिएट हो जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, यूरिया तो डिसोसिएट होता ही नहीं है, यूरिया में 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा, NaCl में डबल हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। तो NaCl के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के आएगी, तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा, इसलिए एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट भी जब वाटर का NaCl 1 मोल डाल देंगे तो यूरिया के 1 मोल डालने से क्या आएगा, डबल आएगा, ठीक है।
मतलब ज्यादा आएगा, और उसी की जगह हम कोई ऐसा डाल देते जो एसोसिएट हो जाए तो उसमें क्या आता, कम आता। ठीक है, ठीक है, चलो एक ऐसा भी क्वेश्चन लिखो। ये सब क्वेश्चन देखो आएंगे नीट में, मेंस में, है ना, इन सब में, बिट्स में, सब में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ऐसा लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस में सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन ए 1 m ग्लूकोज, है ना, सबका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर लिख ही दिया तो इसका मतलब सबके एक्वस सॉल्यूशन। 1 m NaCl, 1 m K2SO4, 1 m यूरिया, है ना। तो किस में आएगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जिसमें डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगा। देखो अब आपको पता है यूरिया में और इसमें तो होता ही नहीं है, तो इन दोनों में तो बराबर आएगा, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। दोनों में 1 मोल 1 मोल डले हुए, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों को जब हम डालेंगे और ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे सेम मोलरिटी का, तो ये दोनों में तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम आएगा। जो भी आए, बड़ा आएगा, एलिवेशन होता है, लेकिन सेम आएगा, है ना, नॉर्मल वाटर से ज्यादा। इसमें यदि ये पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो डबल आएगा, लेकिन ये 3 में डिसोसिएट होगा, इसलिए इसमें 3 टाइम्स आ जाएगा, एलिवेशन 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 3 टाइम नहीं बढ़ेगा, एलिवेशन 3 टाइम बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, इसमें, बिकॉज इट हैज 3 पार्टिकल्स। इसका आई कितना हो गया 3, इसका आई कितना हो गया 2, है ना। इनके आई क्या है 1, जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होते हैं उनके आई क्या होते हैं 1। हाँ ये भी लिख लो, क्योंकि उनमें एक ही में डिसोसिएट एसोसिएट होने के बाद भी एक है, पहले भी एक है ना। तो दोज विच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट दे हैव आई इक्वल टू 1, मतलब यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इथिलीन ग्लाइकॉल, इन सब का आई क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिसोसिएट एसोसिएट होते ही नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, लेकिन इसी की जगह में फ्रीजिंग पॉइंट पूछता, तो फ्रीजिंग पॉइंट में मान लो ये पूछता किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। तो इनमें फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और क्योंकि इनके पार्टिकल बढ़ गए, इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट बराबर रहेगा, ज्यादा भी इन दोनों में ज्यादा रहेगा मगर बराबर बराबर रहेगा, है ना। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो आंसर फिर यही आ जाता। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, कभी मान लो फ्रीजिंग पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो बॉइलिंग पॉइंट का करके निकाल लो, जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका मैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यदि आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो उल्टा आंसर लगाओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। ठीक है, तो अपने आप फिर सही आंसर आ जाएगा, भले आप लॉजिकली में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होती है, डिप्रेशन होता है, कम होती है। तो इसमें 3 पार्टिकल हुए तो इसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, मतलब इसका एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमेशा देखो ये चीज ध्यान रखना कि मोर बॉइलिंग पॉइंट वाले में लेस फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। देखो इलिवेशन और डिप्रेशन दोनों में ज्यादा होगा, लेकिन एक में इलिवेशन ज्यादा हुआ है, एक में डिप्रेशन ज्यादा हुआ, इसलिए एक में बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के आएगा, और एक में फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी टिप्स जैसी वो है ना, कि मोर बॉइलिंग पॉइंट तो लेस फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इनमें ये सॉल्यूशंस में, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, प्योर की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन बनाने के बाद जब आपको ये एसोसिएशन डिसोसिएशन से निकालना रहेगा तब के लिए। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ये हो सकता है बोर्ड में नहीं आए इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल से नहीं आ रहा है, मगर अब हो सकता है फिर जब एक ही एग्जाम करे तो कोर्स भी फिर सेम कर दें, है ना। खैर वो तो डिफरेंट चीज है, हमको तो करना ही है। ठीक है, तो देखो ऐसा हो जाएगा। अब ये इसको बोलते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर ना, और ये एसोसिएशन डिसोसिएशन के कारण ऐसे चेंजेस हो जाते हैं
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो अब हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको ऐसा कर लो है कि जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा उसमें ये आई को भी यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। देखो सी मतलब एन बी बाई वी, पूरे की जगह सी रख दिया है ना, मोलेरिटी, और एक डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी, है ना। मतलब हर फॉर्मूले में आई को भी लेना पड़ेगा। कब? इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कई बच्चे ये नहीं लेते हैं तो बोर्ड्स में भी उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी वो बिना आय करके निकाल देते, क्योंकि वैल्यू तो सबकी मिल जाएंगे आपको, है ना। आय नहीं रखा तो आंसर गलत आ जाए, ठीक है। और ज्यादातर उनमें आय ऐसे दे देते हैं कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट एसोसिएट होता है ना। तो उस केस में आपको जितना एन होगा उतने ही आय लेना है उसका, कितने में डिसोसिएट या एसोसिएट होंगे, ठीक है। तो देखो ये इसको बोलते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर आई ना, और वो ऐसे यूज में आता है। तो समझ में आया नहीं है कि ऐसे जो सॉल्यूट होते हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उसके कारण क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेक्टेड होती है उससे अलग हो जाएगी उसकी वैल्यू। डिसोसिएशन के केस में वो बढ़ेगी, एसोसिएशन के केस में वो कम हो जाएगी। और यदि उनको रख के हमने मोलर मास निकाल लिया तो वो भी गलत आएंगे, डिसोसिएशन में ज्यादा आएंगे, एसोसिएशन में कम आ जाएंगे। कॉलिगेटिव बढ़ेगी तो मोलर मास कम होके आएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, एसोसिएशन या एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। तो ये आई फैक्टर लगा के फिर उसको दूर करा जा सकता है। जब कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो आई वही होता है जितने आयंस में वो डिसोसिएट हो रहे हैं, एन के बराबर। और यदि कंप्लीटली नहीं होता है तो ये फॉर्मूले से एसोसिएशन का निकलेगा और यहाँ पे n-1 आ जाएगा तो डिसोसिएशन का निकलेगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस यदि इनमें मोलेरिटी भी अलग अलग दी हो तब आपको आय तो निकल आया, इनटू मोलेरिटी करके आंसर निकालना पड़ेगा। यहां पे मोलेरिटी सेम दी थी तो सिर्फ आय से आ गया। यदि मोलेरिटी अलग अलग दे देंगे तो जो आय आएगा इनटू मोलेरिटी, और फिर उसमें जिसकी ज्यादा आएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। एक्चुअल फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन और वो तो दोनों के ही ज्यादा होंगे, एक का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, है ना। जिनमें पार्टिकल बढ़ेंगे उसमें सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, जिनमें कम होंगे उसमें सभी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका देखो बेसिक्स ये सब था, है ना। अब हम नेक्स्ट में इन पे क्वेश्चंस ही करेंगे, है ना, पूरे लेसन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उस विशेषकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, है ना, उस पे सबसे ज्यादा जोड़ देंगे। जितने अभी तक बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हैं, है ना, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुरानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए प्रीवियस ईयर्स में, उनको मैं निकाल के वो आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो वो अच्छे मतलब ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एक क्वेश्चन लगभग आने के चांस है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे